नमस्कार। मध्यकालीन भारत में आज से हम आपके बीच में उपस्थित हैं भारत में यूरोपीय कंपनियों के आगमन की कहानी के साथ। भारत और यूरोप के संपर्क की जब बात की जाएगी तो हमें कुस्तुनतुनिया के पतन पर एक नज़र डालना पड़ेगा। कुस्तुनतुनिया के पतन से पूर्व में भारत के जो व्यापारिक मार्ग थे वो रेशम सिल्क रूट था, जिसके माध्यम से भारत और यूरोप के बीच संबंध थे। लेकिन जब कुस्तुनतुनिया का पतन हुआ तो नए मार्ग की तलाश की जाने लगी, क्योंकि उसके बाद भारत और यूरोप के बीच का जो रास्ता था उसके ऊपर प्रतिबंध लगा दिया गया और तब नए रास्ते की शुरुआत की खोज शुरू। इसी खोज में यूरोपियन व्यापारी में से एक वास्को डी गामा नामक यात्री उत्तर मासा द्वीप से, जिसे हम केप ऑफ गुड होप के भी नाम से जानते हैं, वह 1498 ईस्वी में केरल के एक नाविक का पीछा करते हुए कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा 17 मई। इस तरीके से 17 मई 1498 से भारत और यूरोप के बीच में कहा जाए कि एक शुरुआत हुई थी व्यापारिक संबंधों की। समुद्री मार्ग की खोज की गई और तब एक नया अध्याय शुरू हुआ। इस नए अध्याय की शुरुआत 1498 से जो शुरू हुई और कालांतर में बहुत आगे तक बढ़ी और धीरे धीरे भारत यूरोपीय कंपनियों की कौन कहे यूरोपीय साम्राज्य के अधीन हो गया। तो हम पहले आज से शुरू करते हैं पुर्तगालियों का आगमन का। पहले 17 मई 1498 ईस्वी को वास्को डी गामा भारत आया। भारत आने के बाद उसकी मुलाकात कालीकट के उन दिनों के राजा जमोरिन से हुई। जमोरिन ने उसका स्वागत किया, साथ साथ सहायता भी। भारत में, दक्षिण भारत में जो मसाले थे, बहुमूल्य वस्तु थी, मसाला और बहुमूल्य वस्तु की खरीदारी जमोरिन का सहयोग मिला वास्को डी गामा। वास्को डी गामा जब यहाँ से पहुंचा यूरोप, तो यहाँ के मसाले, यहाँ से खरीदी गई वस्तु को यूरोप के बाजार में बेच करके उसे 60 गुना मुनाफा। अब ऐसा मुनाफा देकर दूसरे यात्री को भी प्रेरणा मिली और उससे प्रेरित होकर दूसरा यात्री जो भारत पहुंचा वह पेड्रो अल्वारेज केब्राल था। यह 1500 से 1501 ईस्वी के बीच में भारत आया। तो एक तरह से ध्यान में रखना है कि पेड्रो अल्वारेज केब्राल दूसरा पुर्तगाली था जो भारत पहुंचा। वास्को डी गामा ने भारत में दूसरी यात्रा भी की 1502 ईस्वी में। इस बार जब वह भारत आया तो उसने भारतीय नरेशों के सहयोग से, तथाकथित क्षेत्रीय नरेशों के सहयोग से उसने वहां पर पुर्तगाल की कंपनियों की भी स्थापना शुरू की। 1503 ईस्वी में उसके सहयोग से कोचीन में पहली पुर्तगाली फैक्ट्री की स्थापना हुई। कालांतर में कोचीन पुर्तगालियों की राजधानी बनी। पुर्तगालियों का जो व्यापार था वो कोचीन से कंट्रोल होता था, लेकिन बाद में चलकर के गोवा राजधानी स्थानांतरित होती है। लेकिन गोवा के राजधानी बनने से पहले पुर्तगालियों का व्यापारिक सेंटर कहा जाए तो कोचीन था। कोचीन के बाद पश्चिम और पूर्व के समुद्री तट पर कई जगहों पर पुर्तगालियों ने अपनी फैक्ट्रियों को स्थापित किया। जब हम पश्चिमी के तट पर देखेंगे तो कोचीन, कालीकट, गोवा, बॉम्बे, दीव, सूरत, और जब हम पूर्वी तट की बात करें मछलीपट्टनम, सेंट थोमे, हुगली और अभी चटगांव जो बांग्लादेश में है, वहाँ पुर्तगालियों की फैक्ट्रियां स्थापित की गई। ये निजी कंपनियों की बात थी। निजी कंपनियों को हो रहे लाभ से पुर्तगाली सरकार ने विचार किया कि क्यों न इससे सरकारी तौर पर व्यापारिक संबंध स्थापित किया जाए, और तब पुर्तगाली संसद में विशेष अधिनियम पारित करके कंपनी गठित की गई, एस्टाडो दा इंडिया। एस्टाडो दा इंडिया के प्रमुख गवर्नर कहलाते थे और यह पूरब के देशों के साथ, केवल भारत के साथ ही नहीं परंतु पूरब के देशों के साथ व्यापारिक संबंध स्थापित करने के लिए गठित कंपनी थी। एस्टाडो दा इंडिया के गवर्नर को अधिकार था व्यापार से संबंधित जितने मामले थे, चाहे वह मामला नीति निर्धारण का हो, चाहे विस्तार का हो, शांति का हो, संधि का हो, युद्ध का हो, सब पर उनको एक अधिकार प्राप्त था। वो अपने ढंग से निर्णय ले सकते थे। इसके गवर्नर की जब हम बात करें तो कई गवर्नर आए होंगे, लेकिन उनमें से 3 गवर्नर प्रमुख थे। पहला था फ्रांसिस्को डी अल्मेडा,
जिसे हम कह सकते हैं कि प्रथम पुर्तगाली गवर्नर। तो जिस प्रकार से अगर हमें प्रथम पुर्तगाली यात्री की बात की जाए तो वास्को डी गामा, लेकिन प्रथम पुर्तगाली गवर्नर की बात की जाए तो फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। इसने भारत में आने के बाद जो इसकी फैक्ट्रियां थी, इसकी किलाबंदी शुरू की, सुरक्षा के दृष्टिकोण से किलाबंदी शुरू किया, और उसके बाद इसने महसूस किया कि भारत से और पूर्व के देशों से अगर हम अपने व्यापारिक संबंध को बेहतर करना चाहते हैं तो जरूरी है कि हिंद महासागर पर मेरा आधिपत्य मजबूत हो। हिंद महासागर पर अपनी पकड़ को मजबूत करने के लिए उसने ब्लू वाटर पॉलिसी शुरू की, जिसका अर्थ होता था सागर पर अपनी पकड़ को मजबूत करना, सागर को अपने नियंत्रण में रखना। बाद में चलकर अल्फांसो डी अल्बुकर्क आए, जो कहा जाए क्रम से तो ये वास्तविक संस्थापक थे पुर्तगाली साम्राज्य कहे भारत में, या पुर्तगाली व्यापारिक केंद्र की बात करें, पुर्तगाली व्यापार की बात करें, वास्तविक संस्थापक कहे जाते हैं। इनके समय में ही पुर्तगाली व्यापार काफी फला फूला और विकसित हुआ। इन्होंने ब्लू वाटर पॉलिसी को और मजबूत किया। ब्लू वाटर पॉलिसी को मजबूत करने के साथ इनके समय की जो सबसे बड़ी घटना घटी वह था, इन्होंने उस समय बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह के अधीन था गोवा, जिससे उन्होंने छीन लिया। 1510 ईस्वी में बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा को छीना, एक बड़ी घटना थी। और इसके बाद यह कहा जा सकता है कि पुर्तगालियों को थोड़ा सा मजबूती मिली भारत में व्यापारिक केंद्र को स्थापित करने में, व्यापार करने में। साथ ही इन्होंने कूटनीति का सहारा लिया और कृष्णदेवराय जो समय के शासक थे, विजयनगर के शासक थे कृष्णदेवराय, उनके साथ काफी अच्छा संबंध स्थापित किया। विजयनगर के शासक थे कृष्णदेवराय। तो जहां कृष्णदेवराय के साथ इन्होंने संबंध बेहतर किए, वही आदिल शाह को से गोवा छीना। और ऐसे भी पुर्तगालियों के या खास करके अल्बुकर्क के संबंध इस्लामिक तो मुसलमानों से ठीक नहीं थे, मुसलमान शासकों से ठीक नहीं थे। इसने एक बड़ा काम और भी किया, महसूस किया कि जब हम बड़ा लंबा समय अगर व्यापार करना चाहते हैं तो आवश्यक है कि पुर्तगाली भारत में रहना सीखें। भारत में पुर्तगालियों को रहने के लिए प्रेरित किया, भारतीय महिलाओं के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया। इस प्रकार से इसने भारत की अंदरूनी मामले में भी हस्तक्षेप करना शुरू किया। अल्बुकर्क के बाद नीलो डी कुल्हा आए, तीसरे गवर्नर के रूप में कह सकते हैं, तीसरा प्रमुख गवर्नर के रूप में। इनके समय की जो प्रमुख घटना थी, कोचीन से राजधानी स्थानांतरित कर दी गई गोवा। कोचीन से राजधानी गोवा आ गई। अब आगे चल करके गोवा से ही सारा नियंत्रण होगा। और इस समय एक और घटना जो इनके समय घटित हुई, उस समय गुजरात के शासक थे बहादुर शाह, और उनसे इनकी पटती नहीं। कहा जाता है कि बहादुर शाह से जब इनकी मुलाकात भीम के कोट पर हुआ था, पतन पर हुआ, तो वहां दोनों के बीच में कुछ कहासुनी हुई और इससे उन्होंने उसको कोट पर पतन से उठाकर समुद्र में फेंक दिया, जिससे बहादुर शाह की मृत्यु हो। इस तरह से कह सकते हैं कि बहादुर शाह की हत्या कर दी। हम जब पुर्तगाली हमारे यहाँ आए तो बहुत सारा चीज हमारे यहाँ से ले गए, लेकिन पुर्तगालियों ने हमें दिया था। तो जो उनकी देन को अगर हम देखें तो देन तो कई तरह से होता है, राजनीतिक देन, सांस्कृतिक देन। लेकिन हम राजनीतिक और सांस्कृतिक देन से हटकर केवल हम बात करें व्यापारिक की, तो व्यापारिक क्षेत्र से देखा जाए तो कुछ भी भेंट थी पुर्तगालियों की जो हमारे लिए पहली थी। हम यानी पहली भेंट, आलू, टमाटर, मक्का, ये सब जो है पुर्तगाली हमारे पास है लाए। इस तरह से आलू भारत में लाने वाले पुर्तगाली हैं। टमाटर, मक्का, अमरूद, अनानास, कहवा, वनीला, तंबाकू, लाल मिर्च और अल्फांसो आम, सारे आम नहीं, अल्फांसो आम और अल्फांसो आम भारत ही दुनिया की सबसे कीमती आमों में स्थान पाता है। अल्फांसो, मूंगफली, इसमें से कुछ ऐसे हैं जो इसकी उत्पत्ति पुर्तगाल में नहीं है, कहवा की, मूंगफली की, लेकिन पुर्तगाली ही भारत में उसको लाए। ऐसे उत्पत्ति के दृष्टिकोण से अगर हम उसको देखें कि उसकी उत्पत्ति कहाँ हुई, तो कहवा की उत्पत्ति ब्राजील में थी, मूंगफली की उत्पत्ति ब्राजील में हुई। लेकिन भारत में जब लाने की बात कही जाएगी तो भारत में इसको लाने का श्रेय पुर्तगालियों का। तकनीकी रूप से भी पुर्तगालियों के आने से भारत में कई तरह की
तकनीकी सुधार हुए, तकनीकी विकास हुए। सबसे बड़ी बात थी आधुनिक जो प्रिंटिंग प्रेस है, यह पुर्तगालियों ने ही भारत में स्थापित किया और पहला इससे छपने वाली जो पुस्तक थी वह बाइबिल थी। फिर यांत्रिक घड़ी, एस्ट्रोलैब और त्रिकोणपाल, ये इसके तकनीकी क्षेत्र में मुख्य योगदान थे पुर्तगालियों। ये हमारा पुर्तगालियों के साथ का व्यापारिक संबंध के साथ जो हमें लाभ हुआ या जो हमें प्राप्त हुआ, हमसे तो पुर्तगालियों को जो प्राप्त हुआ वो हुआ ही, पुर्तगालियों से जो हमें प्राप्त हुआ इसकी बात थी। इस तरह से पुर्तगाली पहले यूरोपियन कंपनी थे, पहले यूरोपियन थे जो हमारे यहाँ आए। पुर्तगालियों ने हमारे यहाँ आकर के कंपनियां खोली, व्यापार किया और हमारा संबंध यूरोप के साथ मजबूत हुआ। फिर आगे अगले आने वाले कौन थे, वो डच थे, कैसे उनका आना हुआ इसकी चर्चा आगे करेंगे। धन्यवाद।